हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सभी का एक बार फिर से आइडल एकेडमी स्कूल के अंदर स्वागत है आपका। आपको स्कूल फिर से एक नया वीडियो लेके आया आपके लिए, चैप्टर नंबर 11 जो चैप्टर नंबर 2 सॉरी, और जो आपकी क्लास 11th क्लास है, सब्जेक्ट जो अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स की हम बुक्स पढ़ रहे हैं, जहां पर मैं आपको थोड़ा और इसको डिस्कस कर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज हम 1950 से लेकर 1990 तक का टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं। जहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने वहां पर कहीं ना कहीं 5 जो साल की जो योजनाएं चलाई जाती है, जिनको मैं पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानता हूं, उनमें पीसी महल नोबिस का नाम मैंने आपको बहुत स्पेशली बताया था, और इसकी योजना निर्माता इसको बोला जाता है भारत का। इस पे मैंने आपको डिस्कस किया था, और पंचवर्षीय योजना को हमने लक्ष्य पढ़े थे। लक्ष्य जो हमारे थे, जो हमारे एम थे, वो क्या थे, इस पे हमने आपको डिस्कस करके बताया था, हमने आपको समझाया था। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा कि देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे समानता के रूप में इसको देखा जाए, इन चीजों पे हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि वास्तव में स्वामित्व के जो आधार पर जो प्रेरणाएं मिलती हैं वो किस प्रकार से मिलती हैं, कि वास्तव में ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर देश की स्थिति कैसी थी। तो उस समय लोग जमींदार प्रथा से काफी ग्रसित थे, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने कहीं न कहीं आजादी के बाद टोटल जो जमीनों का जो आवंटन था वो लगभग समानता के रूप में उन लोगों को भी जमीनें दी गई जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं थी। ठीक है, तो चलो आज मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करता, जो इंडिया डिपेंड करता है, उसी पे मैं आज को डिस्कस करता हूं कि भारत का कृषि क्षेत्र क्या था। थोड़ा ध्यान से देखें, मैं एक एक लाइन को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपने पहले के अध्याय में पढ़ा है कि औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही समता रह पाई। भारत जो था, स्वतंत्रता के पहले नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा, और उन्होंने भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाले किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया। मतलब उनके सामने समस्या ये थी कि जब देश आजाद हो गया तो देश की जो कृषि का जो क्षेत्र है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसमें लगातार डेवलप किया जाए, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा समस्या थी। इसके निदान करने के लिए उन्होंने बहुत से संगठन बनाए और उन संगठनों के द्वारा सुधार कार्य करने का प्रयास किया। तो आज दोस्तों हम सबसे पहले जो सुधार कार्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भू सुधार। ठीक है ना, भूमि सुधार क्या होता है देखें। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू धारण पद्धति में जमींदार, जागीरदार आदि, देखो दो प्रथाएं थी, जमींदारी प्रथा, जागीरदार जिसको हम बोलते हैं, का वर्चस्व रहा है। लेकिन ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूल किया करते थे। मतलब ये किसी प्रकार का सुधार कार्य नहीं करते थे, ये सिर्फ इंडियंस जो किसान थे, भारतीय जो किसान थे, उनसे लगान वसूल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, या कहते हैं सरकार को, दे दिया करते थे। भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण, मतलब यहाँ पर उत्पादन मात्रा कम होने के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज आयात करना पड़ता था। देखो हम कहां से खाना मंगाते थे, नॉर्थ अमेरिका से मंगाते थे। कृषि में समानता लाने के लिए, कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हो गई थी। मतलब कैसे सभी लोगों को समान समझा जाए, जिससे मुख्य देश जोतों के स्वामित्व, जोत हम बात करेंगे यहाँ पर खेतों के बारे में बात करेंगे, स्वामित्व में परिवर्तन करना, मतलब हमें उसमें चेंज करना है। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों की उन्मूलन, मतलब बिचौलियों को समाप्त करना तथा वास्तविक किसानों को भूमि स्वामित्व देना, ठीक है, बनाने जैसे कदम उठाए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर उनकी खुद की जमीन होगी तो उस पर पैसा वो लगा सकते हैं, बस शर्त यह रहेगी कि उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। वो कौन कराएगा, भारत सरकार कराई थी। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी, कि कितनी सीमा, मतलब कितनी भूमि किसी किसान के पास होनी चाहिए, ये भी एक निश्चित करना था। इसका अर्थ यह निकलता कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। मतलब जो अपने आप को अब बाद में भी जमींदार समझेंगे या जागीरदार समझेंगे, कहीं न कहीं वो अपने आप को एक मात्र किसान समझने लग जाएंगे। देखो ये एक आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, ये आपको दिख रहा है मनी लैंडर्स। ठीक है, हरित क्रांति के बाद अब तुम्हारी पेशकश में कोई रुचि लेगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है जो किसान है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं खेती कर रहा है। ठीक है, ये
ये हरित क्रांति के लिए है। ये देखो बोरे हैं, ये ब्रिटिश एम्पायर का एक व्यक्ति दिखा रखा है किस प्रकार बेटा किसान जो खेती कर रहा है उससे किस प्रकार लगान वसूल कर रहा है। इस चीजों को हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको बदल सकते थे और इसको बदलने के लिए हमने हरित क्रांति के बाद देश में जो अनाज के जो प्रोडक्शन था वो तेजी से बढ़ने लगा और देश आत्मनिर्भर हो गया। अब हमें किसी भी अन्य देश से किसी चीज को मंगाने की आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। चलो बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह रहा कि लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया और वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भूस्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। इससे कृषि उत्पाद में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों के उन्मूलन का कर समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई, क्योंकि देश के द्वारा प्रयास किए जाने के बाद भी बिचौलिए कंप्लीट रूप से समाप्त नहीं हुए। इससे कहीं इनके देश में कुछ कमियां रह गई। इससे कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। क्योंकि कानून पूरा नहीं बन पाया, इस कारण से जमींदारों ने उसका फायदा उठाया और बड़े एरिया पर अपना क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। कुछ मामलों में तो काश्तकारों को बेदखल भी कर दिया गया। ठीक है, और भूस्वामित्व ने अपने किसान भूस्वामी वास्तविक जो किसान थे होने का दावा किया। किसानों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिक जैसे बटाईदार भूमिहीन श्रमिक को भूमि सुधारों से कोई लाभ नहीं हुआ था। माना जाता है कि इस प्रकार के भू सुधारों में बड़े किसानों को इसका ज्यादा फायदा मिला था। स्मॉल जो छोटे किसान थे, बिचौलिए थे, उनको किसी प्रकार का फायदा नहीं मिला। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालयों में चुनौती दे दी। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट था, जिसके कारण इसे लागू करने में देर हो गई, क्योंकि इनको चुनौती दी तो इसमें स्टे लग गया और कहीं न कहीं देरी हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम कराकर कानून से बच गए। जिनके पास भूमि ज्यादा थी तो एक लिमिट कर दी गई थी, तो लिमिट को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी जमीन को अपने जो रिश्तेदार थे उनके नाम कर दिया, जिससे कि उनकी भूमि उनके पास ही बनी रह गई। कानून में भी अनेक कमियां थी, जिनके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखा के लिए लाभ उठाया। केरल और वेस्ट बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इस कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रम को विशेष सफलता मिली। क्योंकि मैं बात करूंगा इन दो स्टेटों की, यहाँ पर भू सुधार, क्योंकि वहां की जो सरकार थी उन्होंने इसको बहुत सख्ती से लिया, इसलिए वहां पर जो भू सुधार थे वो काफी विशेषता सफलता मिली। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों में इस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं थी, अतः आज तक जोतों में भारी असमानता बनी रहती है। आज भी मैं कह सकता हूं जो जोत है हमारे, जो हेक्टेयर भूमि में जो जिनको हम लैंड बोलते हैं, खेत बोलते हैं, उनमें आज भी काफी असमानता देखने को मिलती है। ये थी भारतीय कृषि के संदर्भ में 1950 से 1990 के बीच में भारत सरकार द्वारा किए गए सुधारों की, जिनको मैं पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानता हूं। उनमें मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा आज, जिसमें मैं हरित क्रांति के बारे में आपको स्टडी कराऊंगा कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं इस पर डिस्कस करूंगा। आज ज्यादा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप शॉर्ट वीडियो में इसको देखें। तो सबसे पहले मैं हरित क्रांति में आपको कुछ पैराग्राफ के रूप में मैं आपको समझा देता हूं। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्षेत्र में उत्पादक बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था, मतलब पुराने तरीके से खेती की जाती थी, और अधिकांश जनसंख्या जो थी किसानों के पास आधारित संरचना का नितांत अभाव था, मतलब उनके पास खेती करने के लिए अच्छे साधन नहीं थे। यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि पूरी भारतीय जो कृषि थी वो मानसून पर निर्भर रहती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह सुविधा कुछ किसानों के पास थी, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी कुछ ही किसानों के पास रहती थी, सिंचाई की सुविधा। इस कारण से सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। इस कारण से औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति के स्थायी रूप से समाप्त हो गया। जो उस समय औपनिवेशिक शासन काल चल रहा था देश के अंदर, उसको समाप्त करने के लिए देश में हरित क्रांति को लाया गया, और इससे उसका जो वर्चस्व था वो लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाले किस्मों के बीजों HYV मतलब हाइब्रिड जो सीड्स हैं उनको यूज किया गया। विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा उर्वरकों, कीटनाशकों और निश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता थी। तो ये आपको याद रखना है, स्टार्टिंग में गेहूं और चावल के बीज हाइब्रिड आए थे देश में, और इनके उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। इन आगतों का अनुपात
में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण था। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों में लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। वित्तीय संसाधन मतलब मशीनों की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक की बात करूंगा, पहला चरण था, और 1970 के दशक के मध्य तक, ठीक है, 10 सालों के बीच में HYV जो बीज थे या हाइब्रिड जो सीड्स थे, उनमें बीजों का प्रयोग पंजाब में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में किया। जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक सीमित रहा था, मतलब यही वो राज्य थे जहां पर इनका प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों में दिया। मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले गेहूं पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। हरित क्रांति द्वितीय चरण में 1970 के दशक में 1970 के अंदर और 1980 के मध्य में हम HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक हमने पहुंचा दिया था। मतलब इसमें कुछ और राज्य भी इसमें शामिल हो गए थे। कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हो गई, सेल्फ रिलायंस हो गया इंडिया। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। हम अपने राष्ट्र की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका और किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। अब हमें अमेरिका से किसी प्रकार का इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा था। किसका? खाने का, या कहते हैं खाने के सामान का, जिसमें गेहूं हो गया या चावल हो गया। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं उपभोग करें तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस वस्तु को हम बाजार से खरीद रहे थे, अब किसान उसको अपने घर पर खुद उत्पादन कर रहा था, तो उसको डिमांड नहीं करनी पड़ रही थी। इस कारण से हमें विदेशों से भी डिमांड नहीं करनी पड़ रही थी। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। अंदर इसको अंडरलाइन करना, विपरीत या विपणित अधिशेष क्या है? मतलब किसानों द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो उत्पादन किया जा रहा है, उसको घर खर्च या घरेलू खर्च के बाद बचा हुआ माल जो होता है, अगर उसको बाजार में बेच दिया जाता है तो उसको विपणित अधिशेष के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। हरित क्रांति के कारण ही सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी। और सुरक्षित स्टॉक को मैं आज नाम बता देता हूं आपको, जिसको मैं FCI बोलता हूं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक गोदाम बनाने शुरू किए दिए थे, जिसमें खाने को आसानी से लंबे समय तक स्टोर किया जा सके, ठीक है। और कभी खाद्यान्न जब कमी आए तो समय पर इनका प्रयोग किया जा सके। ये हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। यद्यपि हरित क्रांति देश में बहुत ही लाभान्वित हुआ, देश बहुत ज्यादा इस पर बेनिफिट रहा, पर प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद रही थी। एक जोखिम यह था, क्या था, कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच में असमानताएं बढ़ने की संभावना ज्यादा हो गई थी। बीच में इनइक्वलिटी देखने को मिली थी इक्वलिटी की जगह, क्योंकि बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम होते थे, जिससे क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता था, ठीक है, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ उनको ही प्राप्त होता था। और ये बहुत फैक्ट है कि हरित क्रांति का फायदा सिर्फ बड़े किसानों तक ही रहा। इसके अलावा इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी ज्यादा संभावना होती थी। ऐसी दशा में प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता था, क्योंकि उनके पास कीटनाशकों को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों मतलब खाद पर आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसानों को भी ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गई। जब सरकार उनकी हेल्प की, उनको कम ब्याज दर पर उनको पैसा दिया जाने लगा, तो कहीं न कहीं उनको फायदा होने लगा। और कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी का जो कारण थे, ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत उनको बेनिफिट मिला। सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए, तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता। बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार इस प्रयास को नहीं करती तो केवल मैं कह सकता था कि हरित क्रांति सिर्फ बड़े जमींदारों को या बड़े किसानों तक इनका लाभ मिल पाता, जिससे देश में जो समानता थी वो बिल्कुल नहीं रहती और असमानता सामने देखने को मिलती।
तो दोस्तों जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं इस पर आपको पूरा ध्यान देना है, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है जहां पे मैंने आपको हाईलाइट किया है। बस आपको इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, इससे आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई है। अगली वीडियो में मैं आपको हरित क्रांति जो मैंने अभी आपको बताई है, जो चैप्टर के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो मैं आपको सहायिकी पर बहस आज आपको पढ़ाऊंगा कि वास्तव में अमीरों के और गरीबों के बीच में किस प्रकार का फासला रहता था और वास्तव में भारत सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी गई उन किसानों को जो जोखिम लेते थे, छोटे किसानों को। इनके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बने रहना इस वीडियो के साथ। थैंक यू।